नमस्कार, मैं शिराज। हाल ही में आई उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ ने हमें एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि या तो डेवलपमेंट को हम चुने या एनवायरनमेंट को। हालांकि एग्जैक्ट कॉज के बारे में अभी विशेषज्ञों में सहमति नहीं है, लेकिन आम जनता में इतनी सहमति जरूर है कि इसके पीछे 3 वजहें अवश्य हैं, जैसे कि अंधाधुंध डेवलपमेंट जो कि हमने पिछले 30 सालों में डिफॉरेस्टेशन के रूप में, सरकार की गलत नीतियों के तौर पे भी हमने देखा, जैसे कि 4 धाम जैसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट, और आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करती है, उसके रूप में भी हमने इसे देखा। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केदारनाथ की तबाही के बाद चोपड़ा कमेटी ने बता दिया था कि ऐसा कुछ कभी भी हाल ही में होने वाला है। उसके बावजूद हम नहीं संभले, नहीं सुधरे और ना ही समझे। तो सिर्फ सरकारों का ही इसमें दोष रहा है या हमारा भी इसमें योगदान है? तो आज मैं इसी मुद्दे पे बात करना चाहूंगा कि सरकारों के साथ साथ हमारा भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। क्या हम अपनी तरफ से भी कोशिश कुछ कर सकते हैं, जो कि मुश्किल जरूर है लेकिन करना तो पड़ेगा अब। तो आइए चलते हैं असल महत्वपूर्ण मुद्दे पे। 1991 ये वो समय था जब भारत विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ रहा था। ऐसे में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना बजट पेश करते हैं। अब उनसे पूछा जाता है कि आप डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को कैसे बैलेंस करेंगे। ध्यान रखें, ये वो जवाब है जिसके ऊपर इंडिया की पॉलिसी बनेगी, भले ही सरकारें बदलती रहें। मनमोहन सिंह बोलते हैं कि हमने वेस्ट के एक्सपीरियंस को देखा है कि पहले हम इकोनॉमी को देखेंगे, डेवलपमेंट को देखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास पैसा आएगा, जो बजट होगा, उससे हम डेवलपमेंट को ध्यान रखेंगे, डेवलपमेंट पर जोर देंगे, हम फोकस रखेंगे। ये एक पॉलिसी थी, ये पॉलिसी है। सरकारें बदलती रहेंगी, बदलती जाएंगी, लेकिन इस पे से गवर्नमेंट कभी नहीं हटेगी, या आप ध्यान में रख लें। लेकिन ये स्टेटमेंट एक डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने उस फाइनेंस का यूज किया, उसका इस्तेमाल किया एनवायरनमेंट को रीजनरेट करने के लिए? शायद नहीं। कैसे? हाल ही के दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को फंडिंग या तो स्टेगनेंट कर दी है या कम कर दी है। कुछ स्कीमों को हमने देखा कि ज्यादा उन्हें फंडिंग दी गई, लेकिन उनका डिजाइन फ्लॉ था, कमियां थी, करप्शन के इतने आरोप लग चुके हैं कि वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को पा नहीं सके, जैसे कि नमामि गंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि देबादित्य सिन्हा कहते हैं, जो कि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के से जुड़े हुए हैं, कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को ये सजेशन रहा है काफी समय से कि वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं से अपनी फंडिंग बंद करे। इसका मतलब समझते हैं आप? जब फंडिंग बंद हो जाएगी तो इन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स का कार्य कैसे चलेगा, इनकी फंडिंग कैसे, इनका पब्लिकेशन कैसे होंगे? अब इन्हें अपनी भरण पोषण के लिए कॉर्पोरेट्स के पास जाना होगा। तो ये जो अपने पेपर पब्लिश करेंगे, अपनी रिसर्च इनकी होगी, वो उन कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नहीं हो सकती। तो यानी कि एक डेवलपमेंट का जो मुद्दा था वो पब्लिक सेंट्रिक से होके एक कॉर्पोरेट सेंट्रिक होने लग जाएगा, जो कि हम पिछले कुछ सालों से देख भी रहे हैं। दूसरी बात, भारत सरकार का हाल के दिनों में डीप ओशन मिशन नाम से एक महत्वपूर्ण मिशन रहा है, जिसके ऑब्जेक्टिव है मरीन कंजर्वेशन। लेकिन इनकी फंडिंग जिन संस्थाओं को हुई है वो एक सवाल खड़े करती है, जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इंडियन नेवी। क्या इनमें से एक भी डिपार्टमेंट को मरीन कंजर्वेशन का एक्सपीरियंस है? अगर नहीं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्या ये कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं या एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं? मान लीजिए आप उत्तराखंड के निवासी हैं, आपको बिजली मिलती है 1.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से, लगभग ऐसा हम मान लेते हैं। और उत्तराखंड जैसा राज्य है जो कि बिजली का सरप्लस नहीं है, डेफिसिट है, वहां बिजली होती नहीं है। अब वो उस राज्य कोशिश करता है कि वो एक बांध बनाएगा और बिजली जो वो अब तक लेता आया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के दौरान उसने कहा लगभग $137 मिलियन के आसपास की बिजली वो खरीदता है पर ईयर, यानी कि घाटे में है काफी। उस वो अपना रेवेन्यू बनाएगा इस बांध बनाने के बाद।
जो कि वो ₹1.5 प्रति यूनिट की बिजली है, जो वो और सस्ती हो जाएगी, लेकिन एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, और इसीलिए अब आप एक विरोध करना शुरू कर देते हैं, जो कि जनरल बात है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास सोलर का। सोलर बहुत महंगी बिजली है स्टार्टिंग में, लेकिन जो मॉड्यूल होते हैं वो हमारे भारत में बनते नहीं है, और अगर बनते हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, इसलिए हम चीन से मंगाते हैं। लेकिन चीन से मंगाने पे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि विरोध करने में हम सबसे आगे रहते हैं हर चीज का, लेकिन हमें एनवायरनमेंट को भी बचाना है। अब इस स्थिति में जो हमें बिजली पड़ेगी वो पड़ेगी 10 से 12 से 15 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। क्या आप इतनी महंगी बिजली ले सकते हैं? जो कि रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, और ज्यादा डेफिसिट होगा अगर यही मुद्दा बिजली का 10, 12, 15 रुपए का इलेक्शन के दौरान आ गया, तो यकीन मानिए कोई सी सरकार इसे झेल नहीं पाएगी। तो अब ये आपके ऊपर है, क्या आप 1.5 रुपए की यूनिट प्रति यूनिट की बिजली लेना चाहेंगे या 12-15 रुपए की यूनिट आप लेना चाहेंगे। दूसरी बात, अब आप एक अपना घर बनाना शुरू करते हैं, और टूटने के बाद जो उसका वेस्ट होता है वो 8 किलोमीटर सरकार ने तय किया है कि यहाँ एक डंपिंग साइट होगी जहां थोड़ा सा टैक्स लगेगा, वहां आप उस मलबे को पहुंचाएंगे। 8 किलोमीटर दूर है, टैक्स लगेगा वो अलग, लेकिन 600 मीटर की दूरी पे आपने उस मलबे को डंप कर दिया। अब आप क्या करेंगे? क्या आप वहां जाएंगे 8 किलोमीटर दूर टैक्स देंगे, या आप 600 मीटर दूर पे ही उस डेब्रिस को वहां डाल देंगे? आप कोशिश करिए समझने की प्रैक्टिकली, आपकी भी कहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डेवलपमेंट हमेशा ह्यूमन सेंट्रिक है, एनवायरमेंट सेंट्रिक नहीं है। और मनमोहन सिंह का वो वाक्य हमेशा बेडरॉक रहेगा। तो ये आपको समझना है आप कहां से क्या कर सकते हैं। तो सवाल ये नहीं कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, सवाल ये भी है कि क्या आप 15 रुपए प्रति यूनिट की बिजली खरीदने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मलबे को 8 किलोमीटर दूर जाके डंप करने के लिए तैयार हैं एनवायरनमेंट की खातिर? अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप सरकार से आपको कहने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। अंत में मुझे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मारिया फर्नांडा की वो बात याद आती है जो 2019 में कहती हैं कि हम आखिरी जनरेशन हैं जो इस एनवायरनमेंट को, इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। आखिरी जनरेशन, और हमारे पास सिर्फ 11 साल हैं। तो ये अब हमारे हाथों में है, हम इसे कैसे देखते हैं। सिर्फ सरकारों के हाथों हम इसे छोड़ सकते हैं, या हम खुद भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर हमें इससे बचना है तो सरकार के साथ साथ हमें खुद की भी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ चीज़ों को समझते रहिए, इश्यूज पर नज़र बनाए रखिए। जय हिंद।